जय हिंद दोस्तों, आज तारीख है 24 दिसंबर। तो स्टार्ट करता है इसका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जो भी आपका बड़ी खबर निकल के आया है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ये जानिए, आपका 8वीं हिंद महासागर संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा था बैंकॉक में। ठीक है, थाईलैंड में बैंकॉक पड़ता है और हम लोग के भारत की तरफ से हम लोग के जो है नौसेना अध्यक्ष आर हरिकुमार है, वो गए हुए थे। 3 सदस्यीय था, तो टोटल सदस्य इसमें जो है एक संगठन है आपका जो है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी हो रहा था। तो इसी में जो है हम लोग भाग लिए थे और हम लोग के द्वारा डिजाइन किया हुआ जो है जो झंडा होता है उसको भी अपनाया गया है। इसका स्थापना 2008 में हुआ था, है ना। लास्ट टाइम हर 2 वर्ष में होता है। लास्ट टाइम जो है आपका रियूनियन द्वीप पे हुआ था, जो फ्रांस के अंदर में पड़ता है। ठीक है, तो ये सारा चीज है, इसको बिल्कुल भी हम लोग जानेंगे। अभी यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है ना, अभी ये इमरोज के बारे में आपको बताते हैं। इमरोज जो है ना बहुत फेमस चेहरा रहा है, अभी बहुत ज्यादा न्यूज में आपका बना हुआ था। अमृता प्रीतम को शायद आप लोग जानते होइएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले थी, राज्यसभा में आपका सदस्य भी मनोनीत किया हुआ था। उसके बाद अपना जो है कागज दा कैनवास के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पद्म विभूषण आपको 2004 में मिला और 2005 में इसका मृत्यु हो गया था। तो इससे इसका संबंध जैसे जानते हैं ना, हीर रांझा लैला मजनू, तो उसी तरह का इन लोग का कहानी माना जाता है। अगर नहीं जानते तो गूगल में सर्च कीजिएगा, आपको सारा चीज दिखा देगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ था, तो इसके बारे में इमरोज को हम लोग देख लेंगे। उसके अलावा क्या है ना, अभी आपका फिलहाल में जो है महिला आयोग की जो दूसरे अध्यक्ष थी, ठीक है, जिसका नाम था वी मोहन गिरी, उसका भी निधन हो गया है। तो इसको भी हम लोग बिल्कुल भी जानेंगे। ये 2 व्यक्ति का निधन हुआ है। ठीक है, एक महिला है, एक पुरुष है, तो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए क्या है ना, अभी जानते हैं एआई पे सुरक्षा को लेके या फिर एआई को आगे बढ़ाने के लिए सरकार या पूरे विश्व एक मंच पे आ रहा है। तो एआई से संबंधित प्रश्न है। हमारे मोदी जी भाषण दे रहे थे, तमिल संगमम हो रहा था वाराणसी में, दूसरा चरण था इस बार। तो अपना जो भाषण दे रहे थे, ये भाषण हिंदी में ही देते हैं ज्यादातर। तो इसी भाषण को क्या है ना, रियल टाइम में, रियल टाइम मतलब अब जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ना, इसी मेरे भाषा को क्या है ना, जो भी क्षेत्रीय भाषा है उस पर अनुवादित करना है। तो उसी तरह से आपका ये पहला एआई टूल बना है भाषणी, और भारत के ही द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, तो तमिल भाषा में क्या किया है, आपका अनुवादित किया है। तो ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से जो भी चीज है आपका एआई से संबंधित हर एक चीज को हम लोग बिल्कुल भी देख लेंगे। उसके बाद देखिए एफआईएच गोलकीपर अवार्ड दिया जा रहा था, इसको भी हम लोग देख लेंगे। उसके बाद जो है फोर्ब्स का जो है महिला सूची में नंबर 1 ईगा स्वीटक हो गई, इसको भी देख लेंगे। देखिए ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये है ना, अभी इंटीरियर के मामले में यानी खूबसूरती के मामले में अभी अवार्ड दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा, और ये अवार्ड जो है ना हम लोग का दिया गया कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अब ये एयरपोर्ट क्या है नहीं है, ये सारा चीज यहाँ से जो भी बड़ी क्वेश्चन है बिल्कुल भी हम लोग सारा देख लेंगे। क्योंकि हाल फिलहाल में भारत का जो है सूरत एयरपोर्ट को भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है कि नहीं है। उसके बाद भारत में सबसे अधिक अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी के पास हो गया है ना। अब भारत में अगर एयरपोर्ट के मामले में सबसे बड़ा देखा जाए तो आईजीएमएस है। अब पूरे विश्व में अगर देखिएगा तो किंग फाहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, तो बहुत सारा है, व्यवस्था एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का सूची भी जारी किया जाता है, बहुत सारा चीज है। जो भी चीज है अभी हम लोग देखेंगे। देखिए कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट पुराना एयरपोर्ट है, 2008 से ये परिचालन में है। तो इसका एक टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया था मोदी जी 2022 में। वही को आपको दिया गया टर्मिनल 2 को, 2023 से परिचालन में है। तो कैंपेगौड़ा कौन थे, तो वो जो जानता है बेंगलोर के संस्थापक माने जाते हैं। उसका एक स्टेचू का भी अनावरण किया गया था, उसको भी हम एक बार बताए थे। चले, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे ये वी मोहिनी गिरी के बारे में। अब कहिएगा ये कौन है, तो ये महिला आयोग के दूसरी अध्यक्ष थी। ठीक है, पद्म विभूषण भी मिला है। ठीक है ना, और हम लोग के एक पूर्व राष्ट्रपति थे, उसके बहू भी हैं ये। ठीक है, तो ये सारा उपलब्धि है। तो इसी को पहले हम लोग अच्छा से जानेंगे। हाल ही में इसका निधन हो गया है, तो पहले जान लेंगे। 86 वर्ष की आयु में जो है वी मोहिनी गिरी कौन है, डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का निधन हो गया है। ये कौन थी, महिला आयोग के दूसरी अध्यक्ष थी। तो चलिए पहले महिला आयोग को जान लेंगे, फिर सारा चीज समझने में ज्यादा आसानी होगा। तो महिला आयोग क्या है ना, सबसे पहले महिला आयोग को जान लीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला आयोग बहुत आपका काम करता है। ठीक है, राज्य महिला आयोग भी होता है, सेंट्रल में भी होता है। तो महिला आयोग को जानेंगे। देखिए महिला आयोग आया कहाँ से, 1990 में ना एक अधिनियम आया आपका संसद में। ठीक है, यानी सरकार के द्वारा एक अधिनियम लाया गया। उस अधिनियम में, उसी अधिनियम के तहत बोला गया कि एक महिला आयोग का गठन किया जाएगा। और यह महिला आयोग बना कब, आपका जनवरी में बना। क्या कहिएगा, जनवरी 1992 में आपका बना। ये 1992 में आपका क्या है, महिला आयोग का गठन किया गया। और उसका महिला आयोग के पहले अध्यक्ष जयंती पटनायक थे। ठीक है, यहाँ आपको जान के मिलेगा, जयंती है जो भी है जान दीजिएगा, जयंती पटनायक है। ठीक है, तो पहला महिला आयोग के बहुत बार पूछता है, पहला महिला आयोग के अध्यक्ष कौन था, तो जयंती पटनायक थी। ठीक है, अभी कौन है, रेखा शर्मा है। तो चलिए अभी वाला भी आपको हम बता ही देते हैं। ठीक है, कौन है, रेखा शर्मा है। ठीक है, तो इसमें कुछ सेवा शर्त होता है, कुछ चीज होता है, तो हम लोग जानेंगे। 1990 में अधिनियम आया। देखिए अधिनियम जो भी आता है ना, तो वो अगर कोई कहेगा कि महिला आयोग क्या है, इसका स्थिति क्या है, सांवैधिक है, संवैधानिक है या असंवैधानिक है, क्या है, तो ये सांवैधिक है, ये संवैधानिक नहीं है। संविधान में
कहीं पे भी ये अधिनियम के द्वारा, कोई भी चीज अगर अधिनियम के द्वारा कोई भी आयोग बनाया जाता है तो वो संविधान में उसका स्थिति संवैधानिक नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे निर्वाचन आयोग वो संवैधानिक बॉडी है, ठीक है। संविधान में जब संविधान बना था उसी टाइम उसका वहां पे क्या किया गया है, उसका अनुच्छेद में उसके बारे में कहा गया है, ठीक है। तो महिला आयोग बना 1990 में, अधिनियम आया 1992 में महिला आयोग बन गया। अब देखिए महिला आयोग में जो अधिनियम में कहा गया है कि इसमें 6 क्या होगा, 6 सदस्य होगा, याद रखिएगा 6 सदस्य होगा, इसमें 6 सदस्य होगा और एक अध्यक्ष होगा, ठीक है, एक अध्यक्ष होगा। अब इसके कार्यकाल के बारे में कहा गया कि 3 वर्ष होगा या 3 वर्ष मान लीजिए 3 वर्ष या 65 साल, जो भी ये दोनों हो तो वो अपने पद में नहीं बनी रहेगी। ये अगर दोनों चीजें कोई पूरा कर लेता है तो उसके बाद वो उस पद में नहीं रह सकती, या फिर अंतिम आदेश तक भी मान सकता है कि अंतिम आदेश जो भी होगा, ठीक है, तो अंतिम आदेश तक वो अपने पद पर बना हुआ रहेगा। 6 सदस्य हो गया, एक अध्यक्ष होगा, 3 वर्ष या 65 साल का होगा। पहले महिला आयोग के अध्यक्ष समझ गए, जानकी पटनायक थी, ठीक है, या जानकी पटनायक 1992 में बना था, 1990 में आपका एक अधिनियम आया था, ये बात समझ गए। इसका काम क्या है भाई, तो महिला है ना, महिलाओं के लिए जो भी उसके हित के लिए देखना, उसके सशक्तिकरण के लिए, उस पर कोई भी आरोप पर जो भी सारा चीज है आप लोग जानते ही हैं, इन सब चीजों के लिए महिला आयोग बनाया गया था, ठीक है ना। तो महिला आयोग, पहला महिला आयोग 1992। अब इसका कार्यकाल कब रही है, तो ये पहला महिला आयोग 92 में आया, तो 3 साल का आपको हम बोले ही है मैक्सिमम, ठीक है। तो 3 साल 95 तक थी पहली और जयंती पटनायक, और इसका कार्यकाल जो है 1995 से लेके 1998 तक था। इसको समझ गए, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी क्लियर है। ये यही है आपका वी मोहिनीगिरी, जिसका 86 वर्ष के आयु में क्या हो गया है, निधन हो गया। अब जब किसी चीज का निधन हो जाता है तो वो हम लोग के लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण आ जाता है। देखिए 2007 में पद्म भूषण मिला है, जब पद्म भूषण मिला है और महिला आयोग के अध्यक्ष भी रही है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल यहाँ पे बात समझ गए। महिला आयोग क्या है, महिला आयोग में कितने सदस्य होते हैं, इसका कितना कार्यकाल, बहुत बार पूछ लेता है आपका, ठीक है, कार्यकाल पूछ लेता है, सदस्य पूछ लेता है, पहली कौन थी, अभी कौन है, तो अभी कौन है, रेखा शर्मा है, ठीक है। कार्यकाल को बिल्कुल भी याद रखिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज हम लोग का निकल के आता है। चलिए आते हैं यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 8वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कहाँ संपन्न हुआ। तो आपका जो है 8वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी चल रहा था कहाँ पे, थाईलैंड में, थाईलैंड के कहाँ पे, बैंकॉक में, ठीक है, ये बात समझ जाइएगा, ठीक है। बैंकॉक में आपका क्या 8वें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी चल रहा था आपके थाईलैंड में। तो भारत भी गए थे, भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है, आर हरि कुमार गए थे, तो हम लोग बिल्कुल भी जानेंगे। देखिए इससे पहले जो है ना, ये 7वीं हुआ था रियूनियन द्वीप पे। रियूनियन द्वीप कहाँ पे है, तो देखिए रियूनियन द्वीप जो है ना आपका, ये रियूनियन द्वीप पे हुआ था आपका, कब हुआ था भाई, ये हुआ था 2021 में, ठीक है, 2021 में हुआ था। कई ये बता क्यों रहे हैं, बता रहे हैं, ये जो है ना 2021 में हुआ था, अब 2023 में हो रहा है, इसका मतलब है ये द्विवार्षिक आयोजन है। क्या कहिएगा, ये द्विवार्षिक है, प्रत्येक वर्ष नहीं होता, द्विवार्षिक होता है। इसका स्थापना जो है ना अगर आप देखिएगा तो 2008 में होता है, ठीक है, 2008 में होता है। तो उस समय जो है इसमें 24 सदस्य था, अभी ये बढ़ के 27 सदस्य हो गया है, ठीक है, इसमें 27 सदस्य होता है। अब कौन कौन सदस्य है इसके बारे में आपको बता दें। देखिए सदस्य लोग कैसे होता है, जैसे हिंद महासागर है ना, जितना भी हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, यानी उसको 4 कैटेगरी में बांट दिया गया, दक्षिणी हिंद महासागर, पश्चिमी, पूर्वी अफ्रीका, फिर ये आपका ये वाला, ये इधर वाला, ये वाला, यानी दक्षिण पूर्वी पश्चिमी, ठीक है, उसके बाद पूर्वी अफ्रीका, फिर दक्षिणी हिंद महासागर, ये टोटल 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है। और टोटल सदस्य देश जो आपको बताई है अभी, टोटल 27 देश। इसका काम क्या है, देखिए इसका काम क्या है ना, कि जो भी तट में जो भी स्टेट है या जो भी देश है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्राकृतिक आपदा होता है तो इन देशों के नौसेना के द्वारा मिल करके जो है ना उसको प्राकृतिक आपदा से बचाया जाए, उसको राहत पहुंचाया जाए, उससे जो भी हो उसके साथ मदद किया जाए। ये मेन इसका उद्देश्य यही है। ये 2008 में बना था, ठीक है, और ये सारे देश इसके एक सदस्य देश हैं, ठीक है। सदस्य देश में से आपको हिंद महासागर का थोड़ा सा लोकेशन बता देते हैं। ये आपका हिंद महासागर है टोटल, ऐसे करके ऑस्ट्रेलिया से होकर के ऐसे करके आपका, आप कहिएगा कि फ्रांस भी इसमें है, हाँ फ्रांस है। रियूनियन जो द्वीप है हिंद महासागर में, वो फ्रांस के अंदर में पड़ता है, ठीक है। और हिंद महासागर में ब्रिटेन का भी एक छोटा सा, तो ब्रिटेन भी इसका सदस्य है, ये बात याद रखिएगा। तो ये आपका हिंद महासागर है। अब देखिए हिंद महासागर का स्थिति आपको हम बताते हैं थोड़ा सा। ये जो है ना विश्व का तीसरी सबसे बड़ी महासागर है, ठीक है, महासागर है ना। सबसे बड़ा कौन है, प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है। उसके बाद दूसरे नंबर में अटलांटिक महासागर आता है, तीसरे नंबर में हिंद महासागर, चौथे नंबर में आपका दक्षिण महासागर, ठीक है। दक्षिण महासागर कहाँ है, अंटार्कटिका वाला के ऊपर वाला जो जल क्षेत्र है उसको पहले नहीं जोड़ा जाता था, अब जोड़ा जाता है। और 5 सबसे छोटा महासागर अगर कोई कहेगा तो आर्कटिक महासागर है। तो यही हम तीसरे महासागर की बात करेंगे। अब देखिए महासागर से संबंधित, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका इंडोनेशिया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुमात्रा है, ये जावा है। यहाँ पे आपका एक सुंदा स्टेट है, ठीक है। तो यहीं पे आपका जो है ना एक आपका जो है
हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है, जिसको हम लोग सुंडा ट्रंच कहते हैं या सुंडा गर्त कहिएगा, ठीक है, जिसका आपका गहराई कितना है 7432 मीटर। या अच्छा, समुद्र में सबसे गहरा स्थान कहाँ पे है, तो प्रशांत महासागर है, मेरियाना ट्रंच जिसको बोलते हैं, मेरियाना गर्त, ठीक है, मेरियाना गर्त, इसको भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछ देता है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त कहाँ है भैया, तो ये आपका हिंद महासागर में है, लगभग 11 किलोमीटर या 11,022 मीटर का गहराई है, ठीक है, प्रशांत महासागर में। और हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान आपका सुंडा ट्रंच है, जो यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका सुंडा से शुरू होता है और सुमात्रा की तरफ। कई बार तो क्वेश्चन पूछा है कि सुंडा गर्त का जो है स्थिति कहाँ पे है, सुमात्रा में है कि जावा में है कि सुंडा ट्रंच के पास है, ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल भी चीज पता होना चाहिए। अगर ये चीज पता नहीं होता है तो आप यहाँ पे क्या हो जाइएगा, फंस जाइएगा। तो यही सारा चीज का यहाँ पे सुरक्षा के लिए, प्राकृतिक आपदा के लिए यहाँ पे आपका बैंक देखिए, यहाँ पे थाईलैंड मिलेगा आपको, ठीक है, ये आपका अंडमान सागर है, ये आपका बंगाल की खाड़ी है, ये पूरा आपका हिंद महासागर है, जो विश्व में तीसरी सबसे बड़ी महासागर में आता है, हिंद महासागर। अब देखिए यहाँ पे और एक आपका संगठन है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन ओशियन IO रिम एसोसिएशन, ठीक है, IORA, ठीक है, इसका स्थापना 1997 में, तो वो नहीं समझिएगा, ठीक है, IORA तो दूसरा है, ठीक है, और ये जो है आपका दूसरा है, ये हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी है, इसका स्थापना 2008 में हुआ था। तो उसका क्या है ना, जो भी आपका यहाँ पे ट्रेड व्रेड से लेकर सुरक्षा से संबंधित चीजें हैं, IORA का, ठीक है ना, और ये जो है आपका ये प्राकृतिक आपदा से संबंधित चीजों को निपटाने के लिए है, ठीक है, तो इस दोनों चीज अलग अलग है, IORA को भी याद रखिएगा, और ये आपका ये हिंद महासागर नौसेना संघ, ये जो संगोष्ठी है, इसको भी याद रखिएगा, ये अलग है। तो यही है हम लोग के नौसेना अध्यक्ष R हरि कुमार, वो गए हुए थे कहाँ पे आपका बैंकॉक में। अब इससे 2021 वाला कहाँ पे हुआ था, तो रियूनियन द्वीप में, फ्रांस में। रियूनियन द्वीप भी कहिएगा तो कहाँ कहिएगा, ये आपका हिंद महासागर में ही पड़ता है, ठीक है, तो हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान सुंडा गर्त बिल्कुल भी याद रखिएगा, ठीक है, मेडागास्कर, मॉरिशस सब हिंद महासागर में ही आता है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया का जो ये वाला साइड है, ये भी हिंद महासागर में ही आता है, फिर दिखाएंगे तो लेट लग जाता है, ठीक है, तो बैंकॉक याद रखिएगा। अब आइए, इस संगोष्ठी में 27 सदस्य देश के नौसेना प्रमुखों ने भाग लिया है। भारत से नौसेना प्रमुख R हरि कुमार और 3 सदस्यीय नौसेना जो है आपका शिष्टमंडल के साथ वहां पे भाग लिया था। संगोष्ठी में भारत के द्वारा डिजाइन किए गए जो ध्वज है, उस ध्वज को हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का ध्वज चुना गया है। तो इसी वजह से मैं ये क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ, भारत के द्वारा जो डिजाइन किया हुआ है वही हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का जो ध्वज होगा, भारत के द्वारा डिजाइन किया हुआ आपका ध्वज को ही अपनाया गया है। अब फिर 2 साल बाद होगा, ठीक है, तो 2 साल का कार्यकाल, अब 2 साल का जो है सारा चीज संभालेंगे, फिर हम लोग फाइनली जो है फिर 2 साल बाद इसका फिर आपका बैठक होगा। तो इस बार कहाँ हुआ है, बैंकॉक में हुआ है। बैंकॉक कहाँ है भाई, थाईलैंड का राजधानी है। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी हिंद महासागर का स्थिति समझ गए होइएगा। देखिए, जो भी महासागर है ना, महासागर में जो भी आपका व्यापार है, एक तरह से आप ये समझ जाइए कि ये जो आपको इधर दिखाई देता है, ठीक है, यहाँ पे यानी आपका मलक्का से लेके हारमुज तक, ये इसका पूरा स्थिति को अगर आप समझ जाइएगा तो वही हिंद महासागर है, ठीक है, मलक्का से लेके हारमुज तक, ये आपका मलक्का स्टेट है, इंडोनेशिया, यानी कहाँ चलेगा भाई, है ना, ये देखिए, ये आपका मलक्का स्टेट है, मलक्का स्टेट यहाँ से शुरू होता है, और ये वाला आपका दक्षिण पूर्वी, ये हिंद महासागर में आता है ना, मलक्का स्टेट से लेकर यहाँ पे हारमुज है और यहाँ पे बाबुल मंदिर है, ये वाला एरिया तक टोटल आपका क्या हो जाएगा, ये ऐसे करके, ये आपका इधर जो है ऐसे करके ये आपका पूरा आपका हिंद महासागर पड़ता है। ये वाला स्थिति में जो भी देश आएगा वो देश इस देश का क्या है, तो ये वाला यहाँ पे अगर जैसे सोमालिया है, केनिया है, ये तंजानिया है, ठीक है, इधर आपका जो है जो भी दक्षिण अफ्रीका, ये सारा देश, मेडागास्कर है, मॉरिशस है, श्रीलंका है, ये सब सारा इसका देश होगा, ठीक है, भारत है, इधर आपका ईरान है, पाकिस्तान है, जो भी इधर जितना भी है, इधर थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया, ये सब इसका देश है, ठीक है। तो यही आपको बिल्कुल भी यही वाला आपका स्थिति है, ये वाला स्थिति को समझ गए तो खेल खत्म है। यहीं पे आपका सुंडा ट्रंच है और यहाँ पे आपका सुंडा स्टेट है, ठीक है, जो जावा, सुमात्रा को जावा से जोड़ता है, और यहाँ पे मलक्का स्टेट है जो मलेशिया को इंडोनेशिया से जोड़ता है, ठीक है। तो यहीं पे सुंडा ट्रंच 10 डिग्री, ठीक है, फिर लंबा चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज आपको बिल्कुल भी समझते चलना है। चले, चलिए अब आते हैं आगे क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 57 वर्ष की उम्र में इमरोज का मुंबई में निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से लोकप्रिय रहा था, वो कवि भी थे और चित्रकार भी थे। थोड़ा सा आपको हम इसका पृष्ठभूमि बता रहे हैं कि इमरोज जो है ना, ये क्या है ना, एक कवि थे और चित्रकार थे, एक जो है बहुत कविता भी लिखती थी, ठीक है, साहित्यिक रचना में बहुत उसका उपलब्धि है। जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ था तत्कालीन जो है उसको जो है आपको लाहौर में रहती थी, ठीक है। तो इमरोज का प्रीतम भारत जब बंटवारा हो गया था तो बंटवारा के बाद जो है ना ये फिर इंडिया आ गई, बहुत इसका आप बीती है, समझे।
शादी हुआ था 1960 में जो है, फिर अपना पति से तलाक ले लिया। उसका पति का नाम प्रीतम था, वही प्रीतम से ही अमृता प्रीतम हम लोग जानते हैं, राज्यसभा सांसद भी बनी, ठीक है ना। तो इसका ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, ठीक है। 1957 में जो है आपका साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला, बहुत सारा चीज। 2005 में क्या कहिएगा, इसको पद्म विभूषण मिला, फिर पद्म श्री भी मिला है, फिर आपका 82-86 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कागज द कैनवास के लिए, ठीक है, कागज द कैनवास। तो देश विदेश में इसका एक अलग ही जलवा है। तो इसी के साथ इसका संबंध बिना शादीशुदा, मतलब बिना शादी के 40 साल तक जो है, 40 साल तक एक ही छत के मतलब नीचे दोनों रहते थे, ठीक है। तो ये बहुत एक प्रेरणादायक है, बहुत दुनिया जानती है इसके बारे में। जैसे हीर रांझा है ना, जैसे आप लोग लैला मजनू जानते हैं ना, तो उसी तरह से, क्योंकि इसका एक अलग कहानी है। ये कहते थे कि कोई एक साहिर जी थे, ठीक है, लिखते उखते नहीं है, साहिर लुधियानवी का नाम सुने होइएगा, ठीक है। तो वो उसके साथ इसका जो है संबंध था। फिर वो बोला कि यही सारा चीज है, तो हम लोग को सब चीज नहीं जानना है। अगर जो भी इंटरेस्टेड है तो गूगल करके आप देख सकता है। मगर फाइनली ये जो है अमृता प्रीतम, पूछ सकता है आपको कि अमृता प्रीतम, ये बात छुपा हुआ नहीं है, ये अमृता प्रीतम से इसका बहुत गहरा संबंध था। और अंतिम समय तक जब अमृता प्रीतम का 2005 में मृत्यु हो जाता है, तो अंतिम समय तक उसका यही था, क्योंकि ये अपने पति को पहले 1960 के ही दशक में तलाक दी थी, ठीक है, जो प्रीतम जी थे। तो इसी को लेकर के ये चर्चा में बने हुए हैं। इसका अमृता प्रीतम के नाम पे बहुत सारे गजल भी लिखे हैं। इमरोज जी पंजाब के रहने वाले थे, फाइनली ये अभी मुंबई में रहते थे, इसका निधन हो गया है। कवि भी थे, चित्रकार भी थे, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल भी आपको याद रखिएगा, थोड़ा सा एक बार सुन लिए तो याद ही रह जाता है सब, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष के बारे में तो आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो अमृता प्रीतम कागज द कैनवास, ये तो जान ही रहे हैं, ठीक है ना। और इसका जो है आपका इसका जो है एक आपका आत्मकथा था, इसका अमृता प्रीतम का आत्मकथा को जान लीजिएगा। इसके आत्मकथा का नाम क्या था भाई, क्या था उसका, रसीदी टिकट, ठीक है। तो रसीदी टिकट को भी बिल्कुल भी जान लीजिएगा, रसीदी टिकट, ये आपको बिल्कुल भी पूछ सकता है। तो उसी में इसके बारे में अपना उल्लेख किया है, साहिल लुधियानवी के बारे में उल्लेख किया है। अमृता प्रीतम भारत की एक महान शख्सियत रही है, समझ गए। भारत के विभाजन के बाद जो है आपको ये सब चीज देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का किस एआई ने भारतीय भाषा में अनुवादित किया है। तो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण, मतलब कहने का मतलब है प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण दे रहे थे कहाँ पे, काशी तमिल संगमम हो रहा था, कहाँ पे, दूसरा चरण हो रहा है भैया, वाराणसी में। ये बात आप लोग जानते हैं। इसी में जो है मोदी जी हम लोग का हिंदी भाषी क्षेत्र में आते हैं, गुजराती बोलते हैं और ज्यादातर हिंदी में ही अपना भाषण देते हैं। जब ये भाषण दे रहे थे और काशी तमिल संगमम में तमिल को भी लोग आए हुए थे, ठीक है ना। तो उसी को समझने के लिए भारत के द्वारा डिजाइन किया हुआ भाषणी को जो है ना, पहली बार मोदी जी के भाषा को एकदम रियल टाइम मतलब अभी हम आपके साथ बात कर रहे हैं एकदम सेम टू सेम टाइम में। अगर कोई आदमी आप इच्छुक है, कोई दूसरा भाषा नहीं, ये भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको सेम टू सेम उसी भाषा में, जो क्षेत्रीय भाषा हम लोग का है ना, भाषा के बारे में उस दिन बताए थे 22 भाषा, तो जो भी क्षेत्रीय भाषा है उसी पे। तो तमिल भाषा का इस बार आपका जो है भाषणी के द्वारा एआई टूल है, इसी के द्वारा अनुवादित किया गया है। और ये बात जान लीजिएगा, भाषणी तो आप जान ही लीजिए, उसके अलावा जो है एआई पर अभी आपका जीपीआई ग्लोबल पार्टनरशिप जो है आपका जीपीएआई हो रहा था ना कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है। तो इसी में मोदी जी इसमें डीप फैक के बारे में बोला कि उससे निपटने के लिए, और डीप फैक पे एक कानून भी बनाना चाहता है। अभी हाल फिलहाल में आपका दूरसंचार विधेयक आया, उस पर भी हम बात करेंगे, अभी क्वेश्चन बनाते हैं उसका, ठीक है। तो ये आपका ग्लोबल पार्टनरशिप जो है आपका ये आपका सबमिट हो रहा था नई दिल्ली में। तो इससे संबंधित क्या बोला कि हम लोग आने वाले समय में 2030 तक हम लोग एआई पर बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं। अब एआई से और एक चीज आपका अभी हुआ था, एआई पर जो है सुरक्षा समिट पहली बार हुआ था ब्रिटेन में। सुरक्षा मतलब समझ रहे हैं ना, एआई समिट अलग है, ये ग्लोबल पार्टनरशिप एआई समिट अलग है। अब एआई पर सुरक्षा समिट कहेगा तब कहिएगा, ब्रिटेन में हुआ था। एक आपका घोषणा पत्र भी बना था, उस घोषणा पत्र को भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो एआई पर सुरक्षा पहली बार हुआ था, बहुत सारे देश, भारत में भी उसमें शामिल हुआ था। और वहां पे पहली बार की एआई जितना लाभदायक है उतना इसमें नुकसान भी है, बहुत ज्यादा टेंशन भी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा। देखिए एआई क्या है ना, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक आदमी थे उसका नाम बड़ा बढ़िया था, ठीक है। उसका गॉडफादर कौन, जेफरी हिंटन को कहा जाता है, जेफरी हिंटन को, ठीक है। जेफरी हिंटन को याद रखिएगा। एआई का क्या है भैया, ये गॉडफादर है। और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका भी बड़ा बढ़िया नाम था, आपको जैसे नाम याद आता है तो बताते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है ना, ये मशीनी लैंग्वेज है, भाषा को ना, कोई भी चीज को आपको रोबोट जैसे देखते हैं ना, तो उसी तरह से ये रोबोट के ही तरह ये अपना काम करता है। अभी एलन मस्क का भी कंपनी है, ओपन एआई है। अब देखिएगा ना, ओपन एआई ने
ओपन एआई क्या सैमुअल एल्टमैन है ना, सैमुअल एल्टमैन था, उसको अभी निकाल दिया गया था, फिर उसको बुला लिया गया। ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट मिल करके आपका अभी हाल फिलहाल में आपका चैट जीपीटी बना था। जीपीटी से तो क्वेश्चन कितना बार पूछा है, तो चैट जीपीटी आपका 2022 में बना था ये, ठीक है, चैट जीपीटी। तो जीपीटी का मतलब क्या होता है ना, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर होता है। तो इसको जीपीटी को तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, 2022 में दोनों मिलकर बनाया था। ये सब क्या है, ये सब एआई टेक्नोलॉजी है जो आपके भाषा को सरल से सरल और आप ही के हित अनुरूप जो है वो आपको, गूगल के तरह नहीं, गूगल में बोलिएगा तो वो एक चीज मांगेगा तो एक ही चीज देगा, अगर यहाँ पे मांगेगा तो ये सारा चीज कर देगा। तो आने वाले समय में एआई टेक्नोलॉजी बहुत हम लोग के लिए उपयोगी होने वाला है, ठीक है। जीपीटी जानते ही यहाँ पे कितना क्राउड है, यहाँ पे आपको पैसा लेके इसका आपको सेवा लेना पड़ता है, तैयो अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, सब जाके आपको होगा। अभी इसका जो है न्यू वर्जन भी आपका लेके आ गया है, ठीक है। तो लक्ष्मी क्या है ना, पहला सिटी बैंक था आपका, आंध्र प्रदेश में पहला रोबोटिक बैंक में पहला रोबोट लक्ष्मी था, इसको याद रखिएगा। तमिलनाडु में इसका जो है आपका पहली बार उनका मतलब प्रयोग किया गया था। लिसा क्या है ना, लिसा क्षेत्रीय न्यूज एंकर बनने वाली पहली जो रोबोट है वो लिसा है, ये एआई टेक्नोलॉजी पे आधारित है, उड़ीसा में किया था, इसको तो बिल्कुल भी याद रखिए लिसा। सुभाष क्या है ना, जो भी क्षेत्रीय भाषा है ना उसको अनुवादित के लिए सुप्रीम कोर्ट यानी एचसी के द्वारा ये आपका एआई को मतलब ये टूल को विकसित किया गया है, तो याद रखिएगा। लिसा क्षेत्रीय न्यूज एंकर रही है, उड़ीसा में ये सबसे पहले शुरू हुआ। सुभाष सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है आपका क्षेत्रीय जो भाषा होता है, क्षेत्रीय भाषा को अनुवादित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको एआई टूल को लॉन्च किया गया। और लक्ष्मी तो बहुत पुराना है, 2016 में ही किया था, ये आपका सिटी बैंक के द्वारा आपका पहला रोबोट बैंक रोबोट बनाया गया था लक्ष्मी के नाम से, ठीक है। तो यहाँ से जो वो चीज आपको एआई से संबंधित बताता है ना, तो बिल्कुल भी इसको आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एआई से संबंधित चीजों को पूछ ही लेता है। भारत सरकार द्वारा बनाया गया रियल टाइम पर अनुवादित एआई भाषणी, प्रधानमंत्री के भाषणों का क्या है सब क्या अनुवाद किया था, तो ये बिल्कुल भी आपको याद रखना है। पीएम के वही बात है जो बात हमको आपको बोले हैं, ठीक है। तो ये भाषणी आपका हो गया है। तो एआई से संबंधित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग बैठे रहेंगे, सारा चीज। अभी देखिए चाइना में जाइए, बड़ी बड़ी कार कंपनी में सारा रोबोट काम कर रहे हैं, लोग बैठा हुआ और हमारे तरह आपके तरह देखेगा। अभी आपको ये बोले इसके ये देखे ना, ये दिखाए ना क्या बोलते हैं लिसा को देखिएगा तो आपको न्यूज एंकर ही लगेगा, जो उड़ीसा सरकार लगाया लिसा, बिल्कुल भी क्षेत्रीय न्यूज एंकर है, आपको दिखेगा ही नहीं कि ये जो है रोबोट है, ठीक है। अच्छा से दिखेगा तब समझ में आएगा ये रोबोट है, ठीक है। तो एफआईएच के गोलकीपर ऑफ एयर पुरस्कार 2023 के किसने जीता? तो एफआईएच का क्या है ना, गोलकीपर अवार्ड दिया गया इस बार, तो इसमें दिए सविता पुनिया। देखिए सविता पुनिया हम लोग का भारत की गोलकीपर नहीं है और इसका बहुत अच्छा उपलब्धि है, अभी आपको बताते हैं इसका उपलब्धि। सबसे पहले ये जानिए, अभी आपका जो है एशिया हो रहा था ना, 19वां एशिया क्या बोलते हैं एशियन गेम, ठीक है। तो उसी में जो है हम लोग का भारतीय महिला टीम जो है कांस्य पदक जीत के लाई, कुछ खास नहीं कर पाई है मगर लेके आई। उसके बाद आपका एशिया चैंपियनशिप महिला वाला होता झारखंड में, यहाँ पे भी हम लोग जो है जीते हैं, ठीक है, जापान को हरा के, ठीक है। तो ये बहुत सारा उपलब्धि है, इसी को देखते हुए पिछले बार भी इसी को दिया गया था, तो संजीता पुनिया को इस बार भी ये आपका गोलकीपर का अवार्ड दिया। अब हार्दिक सिंह को क्या है ना, एफआईएच के द्वारा इसको जो है क्या किया दिया, प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष में जीता है कौन, हार्दिक सिंह, ठीक है। तो हार्दिक सिंह को याद रखिएगा। और जेएन डिवर्ड ये जर्मनी की है, इसको जो है महिला प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया, ये जर्मनी की है, ठीक है। तो ये दोनों नाम हार्दिक सिंह प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरुष में, और महिला में जॉन डेवर्ड, ये कहा कि जर्मनी की है, इसको प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 महिला में, ठीक है। और हरमनप्रीत सिंह को क्या है, ये हरमनप्रीत सिंह हम लोग का भारतीय हॉकी टीम की क्या रही है, तो ये आपका क्या बता रहे हैं इसको, ये कप्तान रही है, ठीक है। तो हरमनप्रीत सिंह को तो आप मतलब हरमनप्रीत सिंह अपना भारतीय हॉकी टीम में उसका कप्तान है, तो आपको इसको तो जान ही रहे हैं। तो ये अवार्ड आपको दिया जाता है प्रत्येक वर्ष, इस बार भी आपको दिया गया। देखिए हॉकी से संबंधित हम लोग का जो है अच्छा, अभी हाल फिलहाल में आपका जूनियर हॉकी कप हो रहा था, हम लोग जीतते मतलब हार गए, मलेशिया मतलब जर्मनी से हारे थे सेमीफाइनल में, तो फाइनली जीत करके जर्मनी लेके गया है। अगर आपको पूछ दे जूनियर पुरुष हॉकी कप हो रहा था कहाँ पे, तो मलेशिया में, कौन जीत के लेके गया, जर्मनी लेके गया। अब पुरुष जूनियर हॉकी कप कौन जीता है, अर्जेंटीना जीता है। वर्ल्ड हॉकी विश्व कप जो है कौन जीता है, तो वो जर्मनी जीता है, किसको हरा के, तो बेल्जियम को हरा के। तो इतना सारा आपके पास फिगर होना चाहिए। और भारतीय जो पुरुष टीम है ना हॉकी का, वो हमारा एशियाई गेम में हो रहा था ना, वो हम लोग स्वर्ण पदक जीत के लाए। और एशिया चैंपियनशिप पुरुष वाला जो आपका तमिलनाडु में हो रहा था 2023 में, तो हम लोग भारतीय टीम जीते, किसको हरा के, मलेशिया को हरा के। तो महिला वाला जापान को हरा के झारखंड में हो रहा था, और पुरुष वाला चेन्नई में हो रहा था, किसको हरा के, मलेशिया को हरा के, ठीक है। ये दोनों जीते हैं, एशियाई चैंपियनशिप की बात हम कह रहे हैं, ठीक है। चले, तो ये सब जितना भी इंपोर्टेंट चीज बताते हैं इसको बिल्कुल भी आपको याद रखने का है, ठीक है। अब आइए यूनेस्को के
प्री वर्साय द्वारा इंटीरियर 2023 के लिए वर्ल्ड स्पेशल पुरस्कार से किस भारतीय हवाई अड्डे को सम्मानित किया गया है? तो क्या बोलता है, इंटीरियर 2023 के लिए वर्ल्ड स्पेशल पुरस्कार, तो इसको केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2, तो सिर्फ केम्पेगौड़ा कहीं नहीं मारिएगा, टर्मिनल 2 मारिएगा, ठीक है, क्योंकि 2 टर्मिनल है, उसका 2 रनवे भी है वहां पे। तो इस टर्मिनल 2 को ना 2022 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उद्घाटन करवाया गया था और 2023 से ये आपका परिचालन में आया। ये केम्पेगौड़ा कहाँ पे है, बेंगलोर में है। केम्पेगौड़ा को बेंगलोर के संस्थापक भी माने जाते हैं, ठीक है, तो उसी के नाम पे ये आपका हवाई अड्डा बना था, कब 2008 में बना था, और फाइनली जो है ये आपका अब तक का मतलब पूरी दुनिया में जितने भी आपका एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट में से खूबसूरती के मामले में आप देख सकते हैं, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खूबसूरत एयरपोर्ट होगा ये, ठीक है। और भारत में जो है इस केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है इसका तीसरा स्थान है। पहले नंबर में आपका दिल्ली आता है, इंदिरा गांधी वाला, ठीक है, दूसरे नंबर में आपका मुंबई आता है, ठीक है, तीसरे नंबर में केम्पेगौड़ा आता है। तो खूबसूरती के मामले में ये अवार्ड दिया गया है, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अभी यूनेस्को के बारे में सब कुछ हम बता देते हैं आपको, ठीक है ना। ये सम्मानित किया गया है किसको, केम्पेगौड़ा को, तो समझ गए। अब देखिए जब एयरपोर्ट का बात आया है तो कुछ एयरपोर्ट से संबंधित चीजों को हम लोग बिल्कुल भी जान लेंगे। अभी भारत में अगर स्थिति देखिएगा, भारत में कुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि इसको देखना जरूरी है, ठीक है ना, नहीं देखिएगा ये तो क्या है ना, अभी जो भी आप एक देश से दूसरा देश जाते हैं तो हम लोग का एयरपोर्ट का बहुत बड़ा योगदान रहता है। हवाई मार्ग अगर सही रहे तो देखते हैं ना, भारत सरकार जो है अपना पूरे देश का हर नागरिक प्लान, मतलब एक आपका योजना भी चल रहा है कि नहीं है, ठीक है ना। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा ही एयरपोर्ट का संचालन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी क्या है ना, भारत में टोटल कितना है, 34 एयरपोर्ट हो गया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लास्ट टाइम कौन, सूरत हुआ था। सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसके पास है, यूपी के पास है, ठीक है, यूपी याद रखिएगा, ठीक है ना। और भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है, इंदिरा गांधी है, ठीक है। अब देखिए पूरे विश्व के मामले में अगर देखिए जाइएगा तो एक आपका किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। क्या कहिएगा, किंग फहद, ठीक है, किंग फहद, ठीक है। ये किंग फहद कहाँ है, तो ये आपका किंग फहद जो है आपका ना आप सऊदी अरब में पड़ता है। सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका किंग फहद। और व्यस्तम अगर एयरपोर्ट कहेगा तो टोरंटो कहाँ है, यूएसए का एक आपका प्रांत है टोरंटो, वहीं पे आपका एक जो है ये एयरपोर्ट है। सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट यूएसए में टोरंटो है और सबसे बड़ा किंग फहद है। एयरपोर्ट से संबंधित चीजों को जानना, कई भी काल पूछ लेता है कि कौन सा एयरपोर्ट क्या है, किधर है, नहीं है, तो ये चीज स्थिति पता होना चाहिए। तो हम लोग का केम्पेगौड़ा जो है ये बहुत ज्यादा सुंदर है, ठीक है। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 2, ठीक है, दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के रूप में मान्यता मिला है। ये यूनेस्को के प्री वर्साय द्वारा सम्मानित किया गया है, तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा। चलिए अब थोड़ा सा देखिए यूनेस्को की बात आया, चलिए यूनेस्को का और भी क्वेश्चन है तो उसको भी हम लोग आपको बता देते। देखिए हुआ क्या है ना, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए इस वर्ष जो है यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत, ये जो देख रहे हैं सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए इस वर्ष जो है यूनेस्को ने एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 घोषित किया है, ठीक है। उसमें से भारत का जो है ना 6 विरासत स्थल को ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, उसमें से कौन है, पंजाब में रामबाग गेट प्राचीन शहरी पुनरुद्धार, हरियाणा का चर्च ऑफ एपिफेनी और दिल्ली के बीकानेर हाउस से संबंधित विरासत संरक्षण परियोजनाओं ने यूनेस्को पुरस्कार हासिल किए हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा टोटल 12 है, 12 में से इन जो आपका नेपाल है, चाइना है, भारत है, उनमें से ये जो है हम लोग को मिला है 6 विरासत स्थल को चुना गया है। अब देखिए यूनेस्को से संबंधित थोड़ा सा बात आया है तो यहाँ से आपको यूनेस्को के बारे में हम बता देते हैं। UNESCO, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल कल्चरल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना, साइंटिफिक कल्चरल होता है ना, साइंटिफिक कल्चरल, इसका स्थापना होता है ना आपका कब होता है, तो 16 नवंबर को, याद रखिएगा 16 नवंबर 1945 को। आपको इसके बारे में पता है क्यों इसका हुआ था स्थापना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सारा चीज यूरोप का खत्म हो गया था, अपने आपस में लड़ गया था, बताए थे, ठीक है। तो ये सारा चीज है, जो भी उसका पुस्तकालय है, जो भी विरासत चीज है, उसी को संरक्षण के लिए इन लोग को लगा कि नहीं एक जो है कुछ चीज का स्थापना किया जाए जो इन सब चीज का देख रेख करे। तो ये यूएन बॉडी है, पहले ये जानिएगा, यूनेस्को यूएन बॉडी है। इसके प्रमुख जो है कौन है, आंद्रे ओजोलो है, ठीक है। तो आंद्रे ओजोलो को भी याद रखिएगा, ठीक है, आंद्रे ओजोलो इसके प्रमुख है। इसका मुख्यालय कहाँ है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर तो पेरिस में है। एक यूनिसेफ आता है जिसका न्यूयॉर्क, यहाँ पे न्यूयॉर्क में है, उसका स्थापना हुआ था आपका 11 दिसंबर 1946 को। तो जो वो यूनिसेफ है, ठीक है, तो हम बता दे रहे हैं भैया, गड़बड़ाइएगा नहीं, ये यूनिसेफ है, ये 11 दिसंबर को इसका स्थापना हुआ था और यहाँ पे न्यूयॉर्क में इसका जो है आपका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये 1946 ये यूनिसेफ है, ठीक है, ये यूनेस्को है, आंद्रे ओजोलो है और ये आपका 1945 में बना था। इसका काम क्या है ना,
जितना भी विरासत है, ठीक है, विरासत स्थल को सूचित करना, संरक्षित करना, ठीक है। साइंटिफिक कल्चरल आ गया तो सांस्कृतिक चीजें, इन सब चीजों के बारे में ये काम यूनेस्को के ही द्वारा किया जाता है। अभी हाल फिलहाल में भारत में जो है यूनेस्को का कुछ चीजों को विरासत सूची में, तो 41वां विरासत सूची हम लोग का था, विश्व भारती विश्वविद्यालय था 41वां, रविन्द्रनाथ टैगोर वाला, कलकत्ता वाला। याद रखिएगा 42वां कौन था, तो होशियार समूह का जो मंदिर था, होशियार मंदिर को दिया गया था। तो 41वां 42वां, तो टोटल भारत के पास विरासत स्थल अभी कितना है, 42 है। ये बात समझ गए। अब आइए इंटेंजेबल यानी अमूर्त, ये जो क्या है, ये टेंजेबल है, और इंटेंजेबल में जो है अभी आपका 15वां आपका जो है किसको दिया गया था। देखिए इंटेंजेबल में क्या होता है, अमूर्त का मतलब ये होता है जिसको हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते, मेला हो गया, बाजार हो गया। तो अभी दुर्गा पूजा को भी दिया गया था, हाल फिलहाल में 14वां था, 15वां आपको गरबा को दिया गया। किसको, गरबा को, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये अब देखिए यूनेस्को का एक क्रिएटिव सूची होता है, ठीक है। तो ये टेंजेबल हो गया 42, इंटेंजेबल क्या है, 15वां है, 15वां कौन सा है, गरबा है, 14वां कौन था, दुर्गा पूजा था, उससे पहले आपका कुंभ का मेला है, योगा था, ठीक है। तो ये सारी चीज को दिया गया, हम बताए थे एक वीडियो में जिस दिन इसके बारे में हम बता रहे थे, क्योंकि गरबा को जब दिया गया था तो ये बहुत बड़ी बात हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलें। अब देखिए ये हो गया टेंजेबल, ये हो गया इंटेंजेबल। एक आता है आपका क्या, मतलब क्रिएटिव सूची, यूनेस्को का ही ये सारा चीज है। तो क्रिएटिव सिटी में जो है आपका, क्रिएटिव सिटी में यूनेस्को का कौन है, तो इसमें जो है ना अभी हाल फिलहाल में आपके भारत के जो है 2 शहर को, एक साहित्यिक शहर कोझिकोड को घोषित किया गया था। साहित्यिक शहर किसको कहिएगा, तो साहित्यिक शहर आपको कोझिकोड हो जाएगा, और दूसरा क्या होता है, एक संगीत का शहर ग्वालियर, जहां से तानसेन थे, ग्वालियर को जानते हैं ना, तानसेन वहीं से था ना, रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहता था, फिर बाद में जाके अकबर के दरबार में आया था, तो वही। तो क्या कहिएगा, क्रिएटिव शहर की सूची में किसको क्या कहिएगा, ग्वालियर को म्यूजिक सिटी के रूप में नामित किया गया है, और साहित्य के क्षेत्र में किसको, कोझिकोड को शामिल किया गया, ये केरल में है। तो ये आपका 3 हो गया। और अभी जो बता रहे हैं ये सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए दिया जाता है। तो इसमें आपका पंजाब का रामबाग गेट याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका हरियाणा का है, ये आपका प्राचीरों का जो है पुनरुद्धार के लिए ये किया है। उसके बाद आपका एफिनो, ये तो हरियाणा का, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एपिफेनी, ठीक है ना। और दिल्ली का बीकानेर हाउस है। टोटल मिलाकर के 6 विरासत को चुना गया है। तो समझ गए मेरे हिसाब से कौन क्या है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, उसके बाद क्रिएटिव है, और आपका सांस्कृतिक विरासत संरक्षण है। ये सारा इतना सारा चीज यूनेस्को के द्वारा किया जाता है मेरे हिसाब से। देखिए हम बताने का तो हम ऐसे भी बता करके निकल जाएंगे, मगर ऐसे बता करके कोई फायदा नहीं है। अभी आप पढ़ लीजिएगा, कल के डेट में भूल जाइएगा। अभी आपको हम जितना भी बताए ना, यहाँ से 50% चीज आपको अंत तक याद रहेगा, बहुत दिनों तक याद रहेगा 50% चीज, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज होता है, कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जो हमारा ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन कई तरह की चीजों को रीड करता है, ठीक है। तो आप अगर ऐसे चीज को दिन भर में आप कितना सारा चीज देखते हैं, मगर कुछ चीज आपको हमेशा के लिए याद रह जाता है, और कुछ चीज कल ही भूल जाते हैं, 2 दिन बाद ही भूल जाते हैं। कारण क्या है ना, तो उसकी हम चीजों को कैसे बताते हैं, हम किस चीजों को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। जब जो तरीका है उस तरीका के हिसाब से कीजिएगा, आप कितनों भी भूलिएगा तो 50% तो आपको चीज याद रहेगा, हाँ इसका ऐसा ऐसा कैटेगरी था, ठीक है। अगर आप इसी में कंफ्यूजन में रहिएगा तो फिर आपको ये सारा चीज बेकार हो जाएगा पढ़ना लिखना। तो इसी वजह से हम इसको इतना बढ़िया से कोई भी चीज को बताते हैं जिससे आपको